नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे जल प्लावित क्षेत्र विकास। जल प्लावित क्षेत्र विकास यहाँ यानी कि जहाँ जो पानी के स्रोत है उसका विकास किस प्रकार करना है कि जो बारिश का पानी जो आता है उसका संग्रह करने वाले जो स्रोत है उसका विकास करना। तो जल प्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई यानी जिसको मनुष्य नहीं बना सकता, जो कुदरती रूप से अपने आप बनता है। जैसे कि नदियाँ पर्वतों में से निकलती है, उनको कई पेटा नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ वो बड़ी नदी को मिलती है। कोई झरना हो वो भी कोई पर्वत में से निकलता है और आगे बहता बहता जाता है। तालाब भी अपने आप, जैसे हर साल पानी का बहाव की दिशा उस साइड, वो तालाब का भी निर्माण अपने आप होता है। तो वो प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित करने के लिए किया जाता है। अभी वो भी कोई भी जल प्लावित क्षेत्र हो, यानी छोटा तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो या झरना हो, तो हम उसमें से पानी का उपयोग अपनी अनुकूलता के अनुसार करते हैं और उसका विकास समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। यानी वो पानी का उपयोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर्सनली नहीं, पर सभी लोगों को उसका लाभ मिले, सभी क्षेत्रों को उसका लाभ मिले और उस तरह देश विकास कर सके, इस तरह उसका उपयोग किया जाता है। अभी नदी बेसिन भी सब 9th में पढ़ चुके कि नदी जहाँ से निकलती है और सागर को मिलती है, वहाँ तक रास्ते में उसको बहुत सारी नदियाँ हैं, झरने हैं, वो छोटे छोटी नदियाँ और झरने उसको मिलते हैं, वो है नदी बेसिन। यानी उसका पूरा बहाव पर्वत में से निकलने के बाद समुद्र तक मिलने का जो पूरा सफ़र है और उसमें उसको कौन सी पेटा नदियाँ, झरने वगैरह मिलते, वो उसका पूरा बेसिन है, जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्राव क्षेत्र बनता है। यानी पेटा नदियाँ उसको मिलती है, पेटा शाखा, और वो मुख्य नदी तो बहकर उसका एक स्राव क्षेत्र, उसका एक क्षेत्र बन जाता है। और मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है, वो अभी जस्ट मैंने बताया कि वो नदी का बेसिन विस्तार ही है। और ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जैसे पानी बरसात होती है और बहकर वो पानी आगे जाता है और अंत में सागर में ही जाता है और अंत में किसी न किसी नदी से मिल जाता है। या छोटी नदी है तो वो बड़ी नदी को मिलती है और बड़ी नदी अंत में सागर में मिलती है। और जल प्लावित क्षेत्र विकास एक समग्रतया विकास का अभिगम है। यानी जल क्षेत्रों का, जल स्रोतों का विकास करना, उसमें पानी का संग्रह करना और ज़रूरत पर उसका उपयोग करना, पूरा समग्र देश के लिए वो किया जाता है। उसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, हमने देखा कि ये जल प्लावित क्षेत्रों का विकास समग्रतया विकास, तो कौन सा समग्रतया विकास है? तो उसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, यानी ज़मीन का भी संरक्षण होता है और नमी का भी संग्रह होता है। कि जहाँ पानी, हम सूरत का ही एग्जाम्पल ले कि सूरत समुद्र किनारे है तो यहाँ नमी की मात्रा अधिक रहती है। और जल संचय, अभी वो तो मैंने पहले ही बताया कि जैसे नदी, झरना, तालाब में पानी रहता है तो धीरे धीरे वो पानी का शोषण होकर वो पानी भूगर्भ में जाता है। यानी भूगर्भ में भी पानी का संचय होता है और सपाटी पर, सतह पर भी पानी का संग्रह होता है। वृक्षारोपण, अभी पानी है तो आसपास के इलाकों में, नदी किनारों, तट पर भी वृक्षारोपण किए जाते हैं, या जहाँ पर बगीचे में, खाली ज़मीन में भी हम वृक्षारोपण करते हैं तो वो पानी का भी उपयोग करते हैं। बाद में वनीकरण, और उद्देश्य है कि वह जंगलों को बढ़ाना। हम सब आगे 9th में भी पढ़ चुके कि जंगल भी हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, तो जंगल को भी उसकी मावजत करके उसको बढ़ाना। बाद में बागायत में जो हम बागायती कृषि करते हैं तो वो भी पानी पर डिपेंड है। जैसे हम पढ़ चुके कि चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको और फल वगैरह बागायत का भी विकास करना। गोचर विकास, यानी अगर आप गांव गए तो ये शब्द, गोचर शब्द सुना होगा कि गांव में भी ऐसे कई ज़मीन रखी जाती है जो सिर्फ गायों को चरने के लिए होती, तो वैसी ज़मीनों का भी विकास करना। एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। तो हमने देखा कि जल प्लावित क्षेत्रों का विकास, यानी नदी में जो अन्य पेटा नदियाँ मिलती है उसके साथ साथ वो पानी तो सबको ज़रूरत के हिसाब से बांध कर दिया जाता है, उसके साथ साथ और कौन सा समग्रतया विकास हम देखें
तो जमीन और नमी संरक्षण, जल संचय, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गौचर विकास और सामुदायिक भूमि संचय। यानी जो जमीन ऐसे ही पड़ी है वो सबकी है, वो जमीन संसाधन है। तो उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो है समग्रतया विकास। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। ये सब हम काम करें तो उसके कारण, ये सब कामों के लिए वृक्षारोपण करना है तो हम सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम का प्रोग्राम रखते हैं। तो इस तरह जो भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंतर्गत वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसमें स्थानीय राज्य सरकारों ने कई योजनाएं भी, ये सब करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है। जैसे कि वृक्षारोपण करना है तो सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। पानी संचय के लिए भी बारिश के मौसम में एक झुंबेश चलाई जाती है, खेत तालाबड़ी बनाओ, चेक डैम बनाओ। तो इस तरह हो जाता है। वृक्षारोपण और वनीकरण तो एक साथ ही जुड़े हुए एक चीज़ है। अभी हम देखेंगे वृष्टि जल संचय, यानी पानी, बरसात का वृष्टि जल यानी बरसात का जो पानी है उसका संग्रह हम किस प्रकार करेंगे। तो वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियाँ हैं। यानी बरसात का जो पानी है अगर हम उसका संचय नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे तो वो पानी बहकर सागर में जाकर खारा होने वाला है, हमारे कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए वो बरसात के मीठे पानी का संग्रह करने की कई पद्धतियाँ हैं। जैसे कि हम उसको कुएं में डालकर उसका संग्रह कर सकते हैं, नदियों पर छोटे चेक डैम बांधकर भी पानी का संग्रह कर सकते हैं। खेत तलैया यानी खेतों में जो नीचे वाला भाग, मतलब ढलान वाला भाग होता है तो वहाँ पर खेत तलैया बनाकर वो खेत का पानी बहकर उस तालाब में जाए, उस तरह भी उसका निर्माण करके हम बरसात के पानी का संग्रह कर सकते हैं। तो इन माध्यमों के द्वारा जल संचय होता है। यहाँ भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा लाया जाता है। और ये सब पहले भी बताया कि ये सब में पानी का संग्रह होगा तो वो पानी शोषण होकर जो भूगर्भ का पानी का स्तर है वो भी ऊपर आएगा। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकता पूरी हो सकती है। अगर हम इस तरह सतह पर भी पानी का संग्रह करेंगे और भूगर्भ में भी पानी का संग्रह करेंगे तो वो पानी का उपयोग हम भूगर्भ के पानी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी हम घरेलू वपराश में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा हमारा पानी जाता है और खेती में सिंचाई के लिए भी बहुत सारा पानी जाता है। तो हम उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी एक बरसात के पानी का संग्रह क्यों करना चाहिए, उसके उद्देश्य, उसके हेतु क्या है वो हम देखेंगे कि बरसात का पानी हमें क्यों संग्रह करना चाहिए, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है वो हम देखेंगे। तो भूमिगत जल को एकत्र करने की क्षमता बढ़ाना और उनके जल स्तर को बढ़ाना। तो हमने बहुत सारी बार बताया मैंने कि कुएँ है, तालाब है, खेत तलैया है, नदियों पर बांध बांधे जाते तो उसके कारण भूमिगत जल है वो उसका स्तर बढ़ता है और जल स्तर ऊपर आता है। तो जब पानी गर्मी के मौसम में चाहिए तो जैसे कि हैंडपम्प है, ट्यूबवेल से, कुएँ है तो कम खुदाई के बाद वो पानी हमें प्राप्त होता है। दूसरा, बरसात के पानी संचय करने का प्रयोजन है जल प्रदूषण घटाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जलाशयों का निर्माण होगा तो जो पानी का प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है वो हम कम कर सकते हैं। अगर एक का पानी गंदा है तो हम दूसरे में से शुद्ध पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर जल स्रोत की संख्या बढ़ेगी तो बरसात के पानी का संग्रह ज़्यादा करेंगे। तो तीसरा उद्देश्य है बरसात के पानी का संग्रह करने का, तो भूमि जल की गुणवत्ता सुधारना। यानी भूमि पर जो पानी है, हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा कि आज भी हमारे देश के 50% गाँवों में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, वो गंदा। जैसे अगर आप न्यूज़ देखते हो गर्मी के मौसम में तो दिखाते कि कई गाँवों में खड्डा, नदियों में खड्डा करके पानी लाता है, या नदी तालाब में जैसा गंदा पानी है वो डायरेक्ट लाके उसको बिना फिल्टर किए ही वैसे पानी का उपयोग करते। तो अगर बरसात का पानी जितना संग्रह किया जाएगा तो भूमि जल जो पानी की गुणवत्ता है वो भी हम उसको बाद में पानी का संग्रह किया हुआ है तो उसको फिल्टर करके भी शहरों में, गाँवों में उसको पीने के लिए दे सकते हैं। बाद में स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना।
अभी ये बारिश के मौसम में भी आपने देखा होगा कि जगह जगह पानी भर गए थे। तो जैसे कि सड़क मार्ग है वगैरह मार्गों को मतलब बंद करना पड़ता है या ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर पानी का संग्रह किया जाता है तो पानी अपने आप बहकर वो जगह पर चला जाएगा, यानी चेक डैम बनाया तो वहाँ, खेत तलैया तो वहाँ, या तालाब है तो बहकर वहाँ चला जाएगा। तो जगह जगह पर जो हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में पानी भर जाता है वो नहीं भरेगा। अगर हमने उसके लिए व्यवस्था की है पानी के बहाव को जमा होने के लिए तो पानी बहकर उसमें चला जाएगा। तो जो जगह जगह पानी भरने की समस्या होती है तो वो नहीं होगी। बाद में हम देखेंगे कि सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि घटाना, यानी सतह पर ये चीज़ भी मैंने आपको बार बार बताई कि जैसे बारिश होती है, बारिश हो तो इतना सारा पानी ऊपर से गिरता है, लेकिन वो पानी फटाफट बहकर, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि छोटी नदी से, झरनों से बड़ी नदी में होकर सागर में चला जाता, तो वो पानी बेकार जाता है। अगर हम वो पानी का तालाब, खेत तलैया, नदी, सरोवर में उसका संग्रह करेंगे तो वो पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो जो बहने वाला पानी है उसको हम कम कर सकते हैं और उपयोग में आने वाले पानी के संग्रह को हम बढ़ा सकते हैं। बाद में गर्मी और लंबे शुष्क समय में, गर्मी की मौसम में हमें पानी की कमी हो जाती है, या सूखे प्रदेश जैसे कि राजस्थान है, गुजरात में कच्छ का, सौराष्ट्र का जो प्रदेश है, तो वहाँ पानी का घरेलू उपयोग में वो पानी अगर हमने संग्रह किया है तो वो हम, वहाँ तंगी है, कमी है, वहाँ वो पानी को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये है पानी का संग्रह करने से उसका जो उद्देश्य है तो ये भी हम पूरा कर सकते हैं। बाद में पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना, हमने देखा कि हमारे देश में आए दिन जनसंख्या बढ़ती रहती है कि जितने लोग ज़्यादा तो पानी भी ज़्यादा चाहिए, घरेलू वपराश में, उद्योगों में, कारखानों में, खेती में, सिंचाई के लिए। तो वो पानी अगर हमने तालाबों में, नदियों में, सरोवरों में संग्रह किया है तो बढ़ती हुई मांग को भी हम पूरा कर सकते। नहीं तो वो पानी अगर संग्रह नहीं करेंगे तो हम सब जानते हैं कि कितना भी पानी गिरा हो फटाफट बहकर वो अंत में सागर में ही जाने वाला है, न भूगर्भ में उतरने वाला है, न संग्रह होकर हम उसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। बड़े शहरों में बहुमंजिली आवासों के बीच वर्षा का पानी का संग्रह हो, इसीलिए भूमिगत टांकियाँ अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। तो पिछली लास्ट ईयर ही गर्मी के मौसम में न्यूज में भी दिखाते थे, जिसमें हमारा सूरत का भी दिखाया था कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया था कि अपने फ्लैट में ऐसी टंकी का निर्माण किया था कि जिसमें बारिश का पानी जितना भी आता है वो अभी बारिश के मौसम में वो पूरी टंकी भर जाती है। बाद में जब गर्मी की मौसम आती है तभी वो टंकी में से उन्होंने पाइपलाइनों द्वारा सभी के फ्लैटों में वो पानी देने की मतलब सुविधा की थी। वो मतलब न्यूज में ये चीज़ भी दिखाई थी। तो ऐसा भी हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं कि अपने घर हो तो भी हम अपने घर में भी भूगर्भ टंकी बनाकर बारिश का पानी जो आता है वो पाइपलाइन द्वारा वो टंकी में डाल सकते। और गाँवों में कई जगहों में मैंने खुद भी देखा है कि इस तरह की व्यवस्था जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, पानी का महत्व समझते हैं, वो लोग करते हैं और इस तरह बारिश का पानी वो टंकी में संग्रह किया जाता है और बाद में पूरा साल आराम से वो लोग वो पानी का उपयोग करते। तो हम जो म्यूनसिपालिटी का वगैरह का पानी है वो नहीं करेंगे तो वो हम दूसरे लोगों को दे सकते। अगर सोचो कि ऐसा हर एक व्यक्ति अपने मकान में करे तो कितना पानी बच सकता है। तो ऐसा एक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत सारे जागरूक लोग हैं जो पानी का महत्व समझते हैं, ऐसे लोग ऐसा करते भी हैं। अभी यहाँ पर जो ये चीज़ें दी है जानने योग वो पढ़ना है, क्योंकि उनमें से कई बार कोई छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। आप एक बार पढ़ लेना कि गांव का पानी गांव में, एक सूत्र दिया है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, वर्षा जल का संग्रह करके बेडज गांव में पानी की समस्या हल की है। एक गांव ने एक उदाहरण पूरा किया है कि ऐसा किया है, गांव का पानी गांव में। अभी गांव का पानी हम गांव में किस प्रकार रख सकते हैं, तो पहले ही मैंने आपको बताया, जैसे कि तालाबों का निर्माण करके, खेत तालाबड़ियों का निर्माण करके हम गांव का पानी रोक देंगे, यानी कि पानी हमारा गांव का बहकर जहाँ दूसरे गांव में जाता है तो वो पानी को रोक कर हम अपने ही गांव में ज़्यादा खेत तलैया बनाकर और छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर कर अपने ही गांव में रहने दें। तो
वो पानी का उपयोग हम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। अगर गर्मी की मौसम आने तक सूख जाए तो दूसरा एक तो अच्छा ही होने वाला है कि भूगर्भ में वो पानी जाएगा, तो भूमिगत पानी का जो स्तर है वो भी अवश्य ऊपर आता ही है।